साहब, आपका जागरण फिल्म फेस्टिवल में मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। मैं दरअसल कल इतना मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आनंद एलराज साहब आ रहे हैं, उनका आपको इंटरव्यू करना है, तो मैं बहुत डर गया। मैंने बहुत पढ़ा आपके बारे में सर, और फिल्में आपकी लगभग सारी देखी हुई हैं। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, येलो फिल्म्स क्या होती है सर? बाकी तो सब मैं समझा थोड़ा, पर ये येलो फिल्म, और ये बताऊं कि ये अनटोल्ड, बोल्ड और इंडियन स्टोरीज के लिए आनंद एल राय साहब जाने जाते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने फिल्में देखी होंगी इनकी। तो इन्होंने जितने विविध विषयों पे फिल्में बनाई, इनका जो रेंज है, कई बार फिल्मों में ये समय से आगे चले जाते हैं। जैसे राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर में आगे चले गए, तो जो जीनियस होते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो अपने समय से आगे देखते हैं, फिर वापस कदम खींच लेते हैं। लेकिन उन पर आऊंगा मैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, येलो का राज बता दीजिए सर आप। मैं पहले वहाँ से शुरू करता हूँ। जागरण ग्रुप के साथ मेरा बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। तो अगर ये वाला दबाव आप पे बनाया गया कि आप आइए, वो शायद मेरा हक बनता है, क्योंकि इस ग्रुप ने मुझे मेरी स्ट्रगल के दौरान देखा है। और मैं तब वहाँ बैठता था, तब भी मैं जागरण ग्रुप का हिस्सा था। आज आपके साथ ऊपर बैठा हूँ, तब भी इसी का हिस्सा हूँ। अब मैं आपको ये कलर येलो का हाँ, जवाब ये देता हूँ। येलो थोड़ा तिलिस्मी लग रहा है मुझे। हाँ, ये है भी। सर, जब आदमी बेरोजगार होता है ना, और बहुत खाली होता है, उसकी कहानी कोई नहीं ले रहा होता है, उसको अपनी पहली फिल्म बनानी होती है, तो उस टाइम के जितने भी, अब मैं ये बात कर रहा हूँ 2007 2008, उसके पास ऑफिस भी नहीं होता, वो किसी भी एक छोटे से कैफेटेरिया में बैठ के अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ जो कोई नहीं खरीद रहा होता, वो अपने 4 राइटर्स के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा होता है। और 2 ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनके पास पैसे नहीं है, उनको वो दे रहा होता है कि बना ले, बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे करते करते एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी मेरी कहानी प्रोड्यूस कर नहीं रहा। और मुझे ऐसा लगा कि जब इतनी जिम्मेदारी उठा ही रहे हो कि मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ और मेरी ही टीम है जो लिख रही है, और तो क्यों ना ये वाला तमगा भी लगा लेता हूँ कि हम प्रोड्यूसर भी हैं। तो एक शाम बैठे बैठे हमने कहा कंपनी खोल लेते हैं। अब ना तो डायरेक्शन, ना कोई प्रोड्यूसर, जी। ना कोई जगह, ना कोई ऑफिस। तो उस शाम जिस कैफेटेरिया में बैठा था, और मेरे साथ जो 2, क्योंकि सारे ही बेरोज़गार टीम थी, तो वो जो बेरोज़गार प्रोड्यूसर जिनकी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, सिर्फ शायद कैफ़े कॉफ़ी डे का पैसा वो दे रहे थे, तो उन्होंने कहा सर कंपनी का नाम क्या रखेंगे। तो एक शाम वो जो मेरे आंखों के सामने समंदर, सनसेट, वो जो येलो दिख रहा था ना हल्का सा, तो मेरे को लगा कि ये खूबसूरत चीज़ है, इसको अपना लेता हूँ मैं। और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मेरे को अंदर अपने महसूस हो रही थी कि ये रंग में ना कुछ है जो खुश है। क्योंकि मैं उन तकलीफ़ों में भी ना, जी। जब फिल्म नहीं बन रही थी, मैं दुखी कभी नहीं हुआ था आनंद जी। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट वन थिंग कि मैं स्माइल के साथ स्ट्रगल कर पा रहा हूँ, रात को अच्छा सो पा रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, फिर स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर रिजेक्ट हो रहा हूँ, फिर घर जा रहा हूँ, फिर अच्छा खा रहा हूँ, फिर 2 दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, फिर नई स्ट्रगल शुरू करता हूँ। तो मुझे लगा कि ये ना हम मुझ जैसे इंसान के साथ जाता हुआ रंग है, या मेरे जैसे लोगों के साथ जाता हुआ बिल्कुल रंग है। बिल्कुल। तो ये येलो के पीछे कोई बहुत ज़्यादा सोच नहीं थी, वो जल्दी से नाम रख के ख़त्म करना था, इसलिए कलर येलो। पर अब बहुत अपना हो गया। अच्छी भली नौकरी इंजीनियर की चल रही थी आपकी, हाँ, क्या क्या ऐसा हो गया कि आप झोला उठा के चल दिए बम्बई? तो एक तो इंजीनियरिंग की ज़िद भी मेरी थी, माँ बाप मेरे दोनों टीचर थे, उसके बावजूद उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं पुश किया कि डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। वो मेरी खुद की ही इच्छा थी। जी। और जब मैंने ये फैसला भी किया, और मैंने बताया भी, मैंने औरंगाबाद से की इंजीनियरिंग, तो मेरे फादर ने मुझे बोला भी, कहाँ जा रहा है औरंगाबाद यार,
दिल्ली में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, अपनी जवानी वहाँ निकाल, कहाँ अच्छा पढ़ने वाला तो है, तेरे पास आ जाएगी डिग्री, उसके बाद देख लियो। पर मेरी ही ज़िद थी कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो वो फैसला भी मेरा था और ये फैसला भी मेरा था कि अब जब इंजीनियरिंग पूरी कर रहा था और मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मैं किसी नौकरी पे नहीं जा सकता, मेरे अंदर कुछ कहानियाँ चल रही हैं जी। और कहीं ना कहीं उसका एक सीड पहले ही इस धरती पे बॉम्बे शहर में आ चुका था, जो मेरे बड़े भाई हैं रवि राय। बिल्कुल। तो वो वाला कनेक्ट और इंजीनियरिंग के दौरान ये समझ में आ जा रहा था कि मैं लोगों को सुन लेता हूँ अच्छा, आई एम अ गुड लिसनर, आई थिंक आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पीपल, आई शुड टेल स्टोरीज। एक बहुत अच्छी बात कही, जो एस्पायरिंग स्ट्रगलर्स हैं या जो एस्पायरिंग स्टार हैं या राइटर हैं, स्ट्रगल विथ स्माइल, इसको गांठ मान लीजिए। मुझे लगता है तो आप लोग आनंद एल राय की जगह पहुंच सकते हैं। सर, आप ने कहा कि आपके अंदर एक कहानियां चलती रहती। मैं जब आपकी फिल्मोग्राफी देख रहा था, आपने पहले 5 फिल्में डायरेक्ट की, फिर 10 के करीब फिल्में आपने प्रोड्यूस की, फिर बीच में एक डायरेक्टर आता है 2-3 फिल्मों के लिए, फिर वो एक प्रोड्यूसर चला जाता है और फिर एक डायरेक्टर आता है। तो ये जो डायरेक्शन और प्रोडक्शन का जिगजैग बनाते हैं आप, ये क्या कोई सोच के बनाते हैं या आपके पास आपकी कहानियां कम होने लगती है तो आप प्रोड्यूस करने लग जाते हैं किसी दूसरे की चीज़? मेरे साथ जो हुआ, पहली 5 कहानियाँ जो मैंने डायरेक्ट की और उसके बाद मुझे लगा प्रोडक्शन, मुझे ये लगने लगा कि, और ये बिल्कुल सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि जब मैंने अपनी पहली इनिशियल 2-3 कहानियाँ सुना ली तो मुझे ये लगा कि एक पाथ, एक रास्ता बना लिया, नोइंगली अननोइंगली मैंने बना लिया जी। और जैसा कि मैंने बोला कि जब मैंने तनु एड्स मनु, जब मैंने कंगना को नरेट की और उन्होंने मेरे से बोला बहुत बढ़िया है, प्रोड्यूसर कौन है, तो छट से मेरे मुंह से निकला मैं, क्योंकि मेरे पास और कोई था ही नहीं। तो अब हो गया, ये बोल तो आया और उसके बाद जब उनसे मिलके निकला तो यही सोच रहा था कि पैसे तो हैं नहीं, प्रोड्यूस कैसे करेगा, पर हो गया, नीयत से हो गया, किस्मत से हो गया, लगन से हो गया, मुझे नहीं पता, पर हो गया। पर इनिशियल 2-3 कहानियाँ सुनाने के बाद मुझे लगा कि एक रास्ता मैंने बना लिया है जहाँ मेरे जैसे कई डायरेक्टर, मैं उनकी स्ट्रगल ख़त्म तो नहीं कर सकता पर कुछ हद तक कम ज़रूर कर सकता हूँ जी। मैं उन्हें समझ सकता हूँ। मुझे अपने अंदर के डायरेक्टर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि मैं किसी और को ना देख सकूँ। मुझे दूसरों की फिल्में बहुत पसंद आती हैं और सच पूछिए तो अगर कोई कहानी मैं देख लेता हूँ और मुझे लगता है कि ये इस जैसी कहानी मैं सोच रहा था पर ये बन गई है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नॉट बिकॉज कि सिमिलर है, बिकॉज उसने अच्छी बना ली। और अगर कल मुझे ये भी पता चले कि यार कोई मुझसे बेहतर मेरी कहानी, चाहे वो तनु हेडवन हो, रांझना, अगर कोई बना रहा है तो मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। तो रीज़न बीइंग कि कुछ इनिशियल डायरेक्शन के बाद मेरे को लगा प्रोडक्शन, क्योंकि मैं दूसरों की कहानियों के साथ भी प्यार में पढ़ पा रहा था और मुझे लग रहा था कि ये जो ना चाहते हुए भी ये जो प्रोड्यूसर की टोपी मैंने अपने सर पे पहन ली है उसको निभा लेता हूँ। और ट्रस्ट में ये प्रोडक्शन हाउस कभी भी ये सोच के नहीं खोला था कि इससे बहुत पैसा कमाना है, यही सोच के खोला था कि इससे बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है। और बहुत सारी कहानियाँ सुनाने के लिए अगर मुझ जैसे लाइक माइंडेड डायरेक्टर्स का मैं सपोर्ट सिस्टम बन सकता हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। आप आम तौर पर वो कहानियाँ उठा के लाते हैं, उन शहरों की कहानियाँ उठा के लाते हैं या उन जगहों से कहानियाँ या परिवार की वो कहानियाँ उठा के लाते हैं जिससे जो दर्शक होते हैं उनको लगता है अरे ये तो हमारे पड़ोस की कहानी है, या जो कहानियाँ अब तक मुंबईया फिल्मकारों से छूट जा रही थी किसी कारण से, सिफॉन की साड़ियों में, हेलीकॉप्टर के बारिश में या बड़े सेट पर, और आपने छोटे जगह की कहानियां जिसको हम कह सकते हैं, जो भारत की परंपरा रही है, कथावाचकों का देश रहा है हमारा, वो कहानियां कैसे आप
कैसे सेलेक्ट करते हैं या कैसे आपके दिमाग में क्लिक करता है? क्या आप खूब सारी यात्राएं करते हैं या खूब सारा पढ़ते हैं? ये थोड़ा अगर आप बताएं हमारे साथ। मैंने आनंद जी, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की कि जब भी कहानी सुनाने के लिए उतरा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर का कुछ अंश उसमें जीना चाहिए। उसका ब्लड ग्रुप जो है वो मेरा ब्लड ग्रुप होना चाहिए। वो जो ब्लड ग्रुप है वो मिडिल क्लास है। तो कहीं ना कहीं वो जो एक मिडिल क्लास झलक जो कि बेसिकली हमारा मेजर देश है, हाँ। उसके साथ एक रेजोनेंस मुझे महसूस हुई। पर मैंने कभी भी उसको उसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि ये उन्हें पसंद आएगा। मैंने इसीलिए किया कि क्योंकि मैं भी वही हूँ तो मैं इसको और प्रोग्रेसिव तरीके से दिखा सकूँ। इसलिए इसीलिए मैं कभी उस चीज़ से नहीं डरा कि मेरे यहाँ से निकलता हुआ कुंदन या मेरे यहाँ से निकलती हुई तनु इस तरह से दिख रही हैं और इतना फियरलेस हैं। या शुभ मंगल सावधान जैसी कहानी जिसके अंदर मैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी हम ही हैं। या फिर एक कहानी ज़ीरो जैसी जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक डॉफ की कहानी जो हम जैसा ही है। सो ये करते वक्त मुझे डर नहीं लगा कभी भी। मुझे लगा क्योंकि इसके अंदर मेरा अंश है, तो झूठ तो नहीं है इसके अंदर। सक्सेस और फेलियर बात की बात है, पर एक चीज़ की मैंने खुद को ये गारंटी दी थी कि हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, इसमें से झूठ कुछ नहीं है। मैं ऑडियंस तक पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, पहुँचूंगा तो भी 2 बातें सीखूंगा, नहीं पहुँचूंगा तो मैं 4 बातें सीखूंगा। सो कोई भी कहानी ने मुझे पीछे नहीं लेके गई है जी। वो 4 बातें सिखा के मुझे आगे ही लेके आई। पर वो जो सिलेक्शन होता है आपका, जो आपने कहा कि मिडिल क्लास को आप अपने ध्यान में रखते हैं और अपनी सच सच को, अपनी उसको इनर कॉन्शियस को आप उसको देखते हैं, पर ये आइडिया कहाँ से आया कि छोटे शहरों की कहानियों की तरफ चलो? क्योंकि आपकी ज़्यादातर फिल्मों की कहानियाँ वो छोटे शहरों की कहानियाँ हैं, छोटे शहरों की बड़ी कहानियाँ हैं मैं अगर कहूँ तो। तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? इसमें जो सबसे बड़ा पार्टनर इन क्राइम है मेरे साथ, वो है हिमांशु शर्मा। अच्छा। जो मेरे लिए लिखते हैं। और मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि हम 2 पार्टनर्स हैं जो इस जर्नी पे निकले हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो खुद यूपी से हैं, लखनऊ से हैं, तो और मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से आप? तो जब भी कहानियों पे बैठे तो हम लोग वहीं से ही कुछ उठा रहे थे। और मेरे को कभी भी स्मॉल टाउन हमारे साथ हो गया। जब तक हम कहानियाँ बनाने आए ना, मेरा मिडिल क्लास दिल्ली से शिफ्ट करके मुंबई, मेरठ और यूपी में पहुंच चुका था। ठीक है। तो स्मॉल टाउन कभी भी हमारा वो नहीं था कि आइए स्मॉल टाउन की कहानियाँ सुनाते हैं। हमेशा से ये था कि वो मिडिल क्लास अच्छे से जी लेते हैं और उनके जो पोटेंट कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान में रख के कहानियों पे जाते हैं। तो बस वहीं से ही तनु ने जन्म लिया, वहीं से ही कुंदन आया, वहीं से ही दत्तो आई। मतलब ये सारे किरदार वहीं से ही निकलते गए। स्मॉल टाउन हमारे साथ जुड़ गया। आपकी फिल्मों में एक और चीज़ मैंने देखी, जो एक अंतर्धारा चलती है, एक रेखा चलती है। जब आप कोई फिल्म बनाते हैं तो उसकी एक अगली कड़ी भी 2-3 फिल्मों में आपने ऐसा किया। तनु वेड्स मनु, उसके बाद रिटर्न, शुभ मंगल सावधान, ज़्यादा सावधान, इस तरह के प्रयोग आपने किए हैं 3 फिल्मों में मुझे लगता है। ये क्यों करते हैं आप? क्या आप एक निर्देशक के तौर पर या एक प्रोड्यूसर के तौर पर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना रह गया था, या उसकी सफलता को देख के आपको लगता है कि इसको एक्सटेंड किया जाए? नहीं, तब तक तो ये वाला ट्रेंड आया ही नहीं था सिस्टम में कि आइए सीक्वल बनाएंगे उसमें। तनु वेड्स मनु में क्योंकि वही एक लौती कहानी है जो मेरी डायरेक्शन में जिसका एक सीक्वल बना। बिल्कुल जब तनु वेड्स मनु 1 बनी थी, कभी जहन में भी नहीं था कि हम लोग इसका कोई सीक्वल बनाएंगे। बेइंतहा प्यार मिला, एक ओरिजिनलिटी की वैल्यू मिली, बट कभी भी तनु वेड्स मनु 2 नहीं आई थी मन में। उसके बाद रांझना ही आई थी। जी। और
जब रांझना बनाने उतरे थे तब भी ये था कि यार तनु इट्स मनु जैसी कहानी बनाने से पहले एक बार इस ट्रेजेडी को भी जी लेते हैं, क्योंकि अगर वो वाली स्टैंप लग गई कि अरे ये तो बड़ा रोम कॉम वाला डायरेक्टर है, तो फिर कभी रांझना की तरफ जाने का मौका नहीं मिलेगा। अभी 2 पैसे कमा के दिए हैं इस इंडस्ट्री को, जिद पूरी कर लेते हैं, अब देखते हैं क्या होता है रांझना में। और जब रांझना को प्यार मिला तो एक बात और ज़्यादा सीमेंटेड हो गई, पक्की हो गई कि मन की करनी है, और ज़्यादा मन की करनी है, और ज़्यादा दबंग हो जाओ, और ज़्यादा फियरलेस हो जाओ। और तनु इट्स मनु रिटर्न्स सही मायने में उसका जन्म हुआ जब हिमांशु के मन में दत्तो आई थी। उस दत्तो को मुझे ऑडियंस के पास लाना था, और इससे बेहतर वो दुनिया नहीं थी जिसके ज़रिए वो पहुंच पाए। तो तनु इट्स मनु रिटर्न्स का सारा जो बहाव है वो दत्तो की वजह से हुआ। आपने रांझना की बहुत बात की, रांझना मुझे बहुत पसंद है जी। आपकी फिल्मों में। एक जो मैं छोटे सर की कहानियों से आगे बढ़ूं तो एक चुटकी लेने की, एक हास्य करने की, एक परिहास या व्यंग करने की या सटायर में अपनी बात कहने की एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कई बार में। जैसे रांझना में आपने जेएनयू वाला जो सीन दिखाया, जी चोर को लेके पूरी बहस चली जेएनयू में, जी। तो इस तरह सटायर से आप क्या समाज को झकझोरना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं विदाउट प्रीचिंग टू द ऑडियंस? मोर देन मैं अपने आप को ना ऑडियंस से बहुत ज़्यादा अलग पाता नहीं हूँ। जब कहानी सुनाने भी उतरता हूँ ना, तो मैं एक्चुअली उस तरफ ही बैठा होता हूँ, उनके साथ ही बैठा होता हूँ। तो जो बातें मैं खुद को समझाना चाह रहा हूँ और खुद की जानकारी में लाना चाह रहा हूँ या खुद को महसूस कराना चाह रहा हूँ, शायद वही एक रीज़न है कि मेरी अपनी ऑर्डिनरीनेस बहुत ज़्यादा टाइम मेरी ऑडियंस के साथ मैच कर जाती है। इसलिए रांझना जैसी कहानी भी जिसकी बुनियाद एक ट्रेजेडी है, उसके अंदर भी एक व्यंग, हास्य या एक थॉट कभी भी भारीपन से नहीं आता। तो नहीं आता। जिस सीन की आप बात कर रहे हैं वो उसको मैं वैसे ही देख रहा था, मैं खुद को वहाँ बैठा पा रहा था और मैं खुद उस बात पे हंसना चाह रहा था, मैं खुद उस बात को समझना चाह रहा था। सो मेरे लिए ना लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए कहानियाँ। आपके फिल्मों में जो सटायर होता है, हाँ, उसकी वो कहाँ से लाते हैं आप? वो आपके अंदर दिल्ली से इनबिल्ट है या क्योंकि जो व्यंग्यकार होता है वो विसंगतियों पे चोट करता है समाज की, वो हंसाने के लिए व्यंग नहीं करता है। मैं उसका एक और रीज़न, मेरी कोई शिकायत नहीं है, मैं नाराज़ नहीं हूँ किसी भी चीज़ को लेके, मैं सोचना चाहता हूँ। जो वो सटायर कभी भी इतना पैना और इतना तीखा नहीं होता कि आपको लगे कि मैं आप पे एक चोट डालना चाह रहा हूँ और उस बात पे हंसना चाह रहा हूँ। नहीं, वो वही बात है जो मैं खुद के साथ करना चाह रहा हूँ। इस वजह से वो जब भी आपके सामने आएगी, वो आपको कभी भी ये नहीं बताएगी कि देखिए मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। वो हमेशा ऐसे दिखेगी कि ये बात अगर हम समझ जाएं और हंसते हुए समझ जाएं तो बेहतर है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू ना कि आप विदाउट प्रीचिंग अपनी बात रखना, क्योंकि प्रीचिंग उपदेश तब हो जब हाँ। मैं गुरु हूँ और सामने वाला शिष्य। अगर मैं भी शिष्य की तरह बात करूंगा तो प्रीच ही कभी नहीं लगेगा। सर, आपके लिए कहानी इंपॉर्टेंट है या ऑडियंस? मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट है, और मैं कहानी ऑडियंस को सुनाता हूँ। मैं पहले कहानी चुनता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये ऑडियंस को कैसी लगेगी। मैं पहले अपने लिए कहानी चुनता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपने अंदर एक बहुत अच्छी ऑडियंस हूँ जी, तो मैं पहले कहानी चुनता हूँ और फिर उनके लिए वो कहानी बनाता हूँ। कई बार ये सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड के जो निर्देशक हैं वो पहले ऑडियंस सोचते हैं कि अच्छा इसको मिडिल क्लास के लिए बनाना है, इसको हाई इनकम ग्रुप के लिए बनाना है, या इस सपने को बेचने वाले जो ऑडियंस है हमारी, जो मतलब पहला ही सवाल होता है खरीदार कौन होगा। आजकल जिस तरह से फिल्में खरीदी जा रही हैं, OTT को छोड़ भी दें, तो उसमें पहला सवाल ये होता है इसको देखेगा कौन। मेरे साथ अभी हुआ जी,
और बड़ा सबकॉन्शियसली हुआ। मुझे ये लगा कि कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एक बेसिक रिश्तों को समझ रहा हूँ, एक बाप, एक भाई, एक बहन, एक बेटा, एक बेटी, और मुझे ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं, अब ये देखिए कैसे एक 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 डायरेक्टर चूकता है। मुझे ये लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बेसिक कहानी लेता हूँ और शायद हमने बहुत टाइम तक अपनी एक बहुत बड़ी ऑडियंस को तहे दिल से कहानी नहीं सुनाई। हम लोग अपने आप को कैसे, एक गणित आपको गलत दिशा में ले जाती। मुझे लग रहा था कि हमारा मेजर रेवेन्यू आता है बॉम्बे, दिल्ली सिटीज़ से, हम लोगों ने कभी भी अपना 2 टायर 3 टायर के बारे में नहीं सोचा। मैं अब एक बेसिक कहानी सुनाऊंगा जो उनके लिए होगी जी। और उन्हें बेहद पसंद आनी चाहिए। जो आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि आप पहले कहानी चुनते हैं या ऑडियंस, अब मैंने पहले ऑडियंस चुनी। इससे पहले मैंने कभी ऑडियंस पहले नहीं चुनी थी, मैंने हमेशा कहानी चुनी थी। पर मुझे ये लगा था कि शायद मेरा एक इमोशन पे कंट्रोल है, ऑडियंस को ये चाहिए। मैं ऑडियंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता। या तो मैं कहानियाँ चुनूँ और उनको जज बनाऊँ और वो मेरी कहानियों पर निर्णय लें। मैं ये नहीं कर सकता कि आइए आपको ये चाहिए, मैं आपके लिए ये बनाता हूँ। और मैंने रक्षाबंधन बनाई। मुझे बनाते वक्त कभी नहीं लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। मुझे कभी ये नहीं लग रहा था कि मैं किसी हद का, किसी उस तरह से कोई बात इसमें सच नहीं है। मुझे इसमें हर बात सच लग रही थी। वो मेरा पर्सपेक्टिव था। बिल्कुल। पर जब फिल्म बन गई, जब फिल्म रिलीज़ हुई, कईयों ने देखी, अच्छी लगी, कईयों ने देखी, नहीं अच्छी लगी, बट जो मेरे मन में था कि मैं जिनके लिए ये फिल्म बना रहा हूँ, वहाँ तक ये कहानी नहीं पहुँची। तो अगर मैं वो जो चूकने वाली बात कर रहा हूँ, वो वहाँ से शुरू होती है कि जो आपने बोला कि मैंने पहले ऑडियंस कि आइए, मैं अपने आप को बड़ा मान गया अननोइंगली, जो कि गलत है, कि मैं उनके लिए कहानी उनके हिसाब से उनको कहानी सुनाऊंगा। मुझे फिर से 0 डाउन करना पड़ा खुद को और बोला कहानी वो सुनाओ जो तुम्हें महसूस हो रही है, वो तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, उनके लिए अपनी समझदारी कि मैं उनको ये चाहिए, ये तुम मत तय करो। सो मेरी सीख यहाँ से आई कि पहले तुम वो कहानी सुनाओ जो तुम्हारा मन चाह रहा है, फिर उनके पास सौंप दो। बड़े तो आप हैं क्योंकि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया, और मुझे लगता है कि जो अपनी गलती मान ले और गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का साहस दिखाए, वो आदमी बड़ा होता है जी। आपने रक्षाबंधन, आपने 0 इन एक बात की, जैसे ही 0 इन कहा मेरे दिमाग में 0 आया। हाँ। तो 0 में क्या हुआ था? 0 में क्यों आप, क्या समय से आगे थे? नहीं, समय से था? आगे तो कोई नहीं होता। कई बार आप ना, आपकी फेयरलेसनेस और आपकी दबंगता आप एज अ पायलट आपको टेक ऑफ तो करा देती है, पर आपको लैंडिंग नहीं आती। ओके। तो मैंने टेक ऑफ तो कर लिया था 0 में, मेरी लैंडिंग चूक गई, मेरा रॉकेट लैंड नहीं कर पाया। एनालाइज किया बाद में उसको? बिल्कुल कि क्यों, कहाँ चूक हो गई, कहाँ आपने मतलब बगैर लैंडिंग सीखे हुए टेक ऑफ कर लिया? टेक ऑफ कर लिया। हो क्या रहा था ना, इससे पहले भी हमको टेक ऑफ के बाद कई बार हम लोगों ने ये किया। अच्छा, आपको मज़ा आने लगता है, आपको कुछ कहानियों के साथ उड़ने में मज़ा आने लगता है, और कई बार नेचर बोल लो, ऊपर वाला बोल लो, आपको लैंड करा देता है। इस बार उसने बोला कि खुद ढूंढ लैंडिंग, मैं नहीं करा रहा। तो वो जो एक लेसन था। पर हाँ, मैं कभी भी उस प्रोसेस से, फिल्म के नतीजे अपनी जगह, पर प्रोसेस से मैं कभी भी वो नहीं रहा। मुझे वो चाहे 0 हो या रक्षाबंधन हो, उन्होंने मुझे मेरे हिस्से का सुख दिया है। उन फिल्मों के ना चलने पे भी मैं ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे हिस्से का सुख बेइंतहा दिया है। क्या उस प्रोसेस में मैं बहुत सीखा? हाँ। क्या मैंने बेइंतहा टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया? बिल्कुल किया। क्या मैं आज भी उन क्षण को याद करता हूँ, उन मोमेंट्स को याद करता हूँ? बिल्कुल करता हूँ। क्या ये कहानियाँ मुझे और आगे लेके गई हैं अपनी सोच में? हाँ, मुझे आगे लेके गई।
कभी शाहरुख ने आपसे इस बारे में बात की? मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ पर सर उनकी क्या बात करूँ, मैं तो बहुत इतनी सी कहानियाँ सुना के इतनी सी सक्सेस के साथ और इतने से फेलियर के साथ बैठा हूँ। उन्होंने तो जो उतार चढ़ा, वो सही मायने में सुपरस्टार हैं। उनके चेहरे की स्माइल कभी नहीं गई। और अगर आपसे सच बताऊं तो जब मैं उनसे ज़ीरो के बाद भी उनके साथ बैठा था तो मुझे उनको देख के कभी ये नहीं लगा कि उनकी कोई स्टारडम पे असर पड़ा है। वो उनको देख के लगता है कि आपकी बनावट, आप जिस तरीके से बने हुए हैं, आप अपने सक्सेस और फेलियर से नहीं बने हुए हैं, आप बने हुए हैं आपके अंदर कितनी पॉसिबिलिटी है उससे। सो दैट मैन इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। वही वजह है कि वो आदमी गिरता है और ऊंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, आपने समय निकाला। बहुत शुक्रिया सर, बात करके बहुत अच्छा लगा।